Israeli embassies around the world have gone on strike after lakhs of protesters were out on the streets of Tel Aviv, the Israeli capital, in protest against a move proposed by Prime Minister Netanyahu, who has suggested now that even Supreme Court orders. नमस्ते साथियों। तो आज हम बात करेंगे इजराइल के बारे में। वैसे तो जब भी हम कभी बात करते हैं इजराइल के बारे में तो जनरली हम इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई के बारे में बात करते हैं, लेकिन आज मुद्दा थोड़ा सा अलग है। जैसा कि आप लोग एनडीटीवी के हवाले से देख पा रहे होंगे, एनडीटीवी लिखता है इजरायली मिशन अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन स्ट्राइक। मतलब ये है कि इजराइल की जितनी भी एम्बेसीज दुनिया भर में है वह सारी की सारी शट डाउन हो चुकी हैं। इजरायली एम्बेसी शट डाउन ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। तो हम जानेंगे कि क्या रीज़न है, ऐसा क्यों हुआ, और चर्चा करेंगे मौजूदा घटनाक्रम को जो इजराइल में चल रहा है। चलिए शुरू करते हैं, एग्जैक्टली जानने का प्रयास करते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है इजराइल में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि देखिए जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, उनके अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस प्रपोज किए गए हैं जुडिशरी के अंदर, इजरायली जुडिशरी के अंदर। जो प्रधानमंत्री नेतन्याहू हैं वो इजराइल के अंदर इजराइल के जुडिशियल सिस्टम है उसके अंदर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, और वह लगातार चेंजेस करते जा रहे हैं, जो कि वहाँ की जो आम जनता है, जो लोग हैं, उनको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है वो। तो वो इसकी वजह से वह लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ नेतन्याहू पर आरोप लगा रहे हैं कि आप जुडिशरी को अपने कंट्रोल में करना चाहते हो, अपने फेवर में करना चाहते हो, जिससे कि जो आपके ऊपर आरोप है, केसेस हैं, उनको आप हटाओ या कम कर सको। साथ ही साथ आप जिससे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर बने रहो। और इसके अलावा संडे की खबर है कि आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपने डिफेंस मिनिस्टर को भी उनके पद से हटा दिया है, और उसके अगेंस्ट में उसके अलावा आपको थाउजेंड्स ऑफ पीपल प्रोटेस्ट करते हुए दिखेंगे इजराइल में, तेल अवीव में। और उसके अलावा देश के जो यूनियंस हैं वे भी प्रोटेस्ट दर्ज कर रहे हैं नेतन्याहू के खिलाफ। और ये जो सोशल अनरेस्ट है वह बिल्कुल भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है, और इजराइल की ट्रेड यूनियन ने भी जनरल स्ट्राइक डिक्लेयर कर दी है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यूनियन भी स्ट्राइक पे है। और इसका मतलब ये है कि जो पूरे देश में जो इंपॉर्टेंट सर्विसेज होती हैं, सुविधाएं होती हैं, वह लगभग ठप हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी, क्योंकि जो लोग हैं वह सड़कों पे आ चुके हैं। साथ ही साथ कई लोग एयरपोर्ट पे खड़े हुए हैं जो ट्रैवल करना चाहते हैं, वह ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं। और इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, जो यूनियन है इसको देश के कई इंपॉर्टेंट लोगों ने ज्वाइन किया है, जैसे कि बैंक चीफ्स, फाइटर पायलट्स, मिलिट्री, एकेडमिक्स, फॉर्मर सिक्योरिटी कमांडर्स, ऐसे कई लोगों ने इसको क्या कहते हैं ज्वाइन किया है। आर्मी जहाँ की मिलिट्री है वह भी स्ट्राइक पे जा चुकी है, क्योंकि जो मेन रीज़न है वह यही है कि ज़्यादातर केसेस पे आप सुनते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई चल रही है। तो इसकी वजह से क्या है, कुछ इश्यूज हो सकते हैं अगर जुडिशियल चेंजेस हुए। तो इसको लेकर सभी लोग ट्रेड यूनियन को ज्वाइन कर लिए हैं और उनके साथ स्ट्राइक पर चले गए हैं नेतन्याहू के अगेंस्ट। साथियों, आप लोग एक स्क्रीनशॉट देख पा रहे होंगे जो मैंने स्क्रीन पर लगाया है, जिसमें मैंने इजराइल का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, सभी पार्टीज़ हैं, किसको क्या बहुमत मिला है वो लगाया है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले तो जो इजराइल में है जो पार्लियामेंट है उसको कैनेसेट कहते हैं, और जहाँ पे जो लिक्विड पार्टी आप देख पा रहे हैं 32 सीटों के साथ, वह नेतन्याहू की पार्टी है, वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, समझ पा रहे होंगे आप। और जो मेजोरिटी होता है 120 के हाउस में, मेजोरिटी 64 का है। तो जो पार्टी 64 ले लेगी सीट्स, उसको गवर्नमेंट बनाने का मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो नेतन्याहू की पार्टी है उनको सिर्फ 32 सीट्स आए हुए हैं, बाकी जो पार्टीज़ हैं उनको 11-7। तो ये जो बेसिकली देखा जाए कोalition गवर्नमेंट चल रही है इसराइल में। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूँ, पिछले 2-3 साल से इसराइल के अंदर 4 से 5 इलेक्शन हो चुके हैं। तो इसी चक्कर में यहाँ पे जो है किसी को भी बहुमत पूरे तरीके से नहीं मिलता है, इसीलिए हमेशा कोalition गवर्नमेंट की सिचुएशन होती है। इसकी वजह से नेतन्याहू को थोड़ा और प्रॉब्लम आ सकता है इन सब सिचुएशन से निपटने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। और फर्दर अगर हम पॉलिटिकल टर्मोइल की बात करें तो हुआ क्या है एक्चुअली में, जो नेतन्याहू हैं उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे थे आज से 2-3 साल पहले। उसकी वजह से जो उनके कोalition पार्टनर्स हैं जिनके साथ उन्होंने सरकार बनाई है, वह कहीं ना कहीं पीछे हटने लगे हैं। और इसके पीछे का रीज़न ये है कि आप देखोगे इजराइल में पिछले लगभग 2-3 साल के अंदर कई बार चुनाव हो चुके हैं। उसके पीछे का रीज़न यही है कि जो मौजूदा प्रधानमंत्री नेतन्याहू, उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं। जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले यार लापिड प्रधानमंत्री थे दिसंबर तक, उससे पहले नफ्ताली बेनेट प्रधानमंत्री थे, और उससे पहले नेतन्याहू थे। तो आप देख सकते हो कि हर एक साल या फिर 6-6 महीने के अंदर प्रधानमंत्री बदल रहे हैं, चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो करप्शन के चार्जेस हैं कुछ ज़्यादा ही हैं उनके ऊपर। और वापस से आप देखोगे कि 2-3 महीने पहले जो लेटेस्ट में नेतन्याहू फिर से प्रधानमंत्री बन के आ गए हैं इसराइल में। साथ ही साथ जैसे उनने पावर में आते थे, उनने जो जुडिशरी है इसराइल की उसके अंदर बहुत सारे उन्होंने चेंजेस कर दिए हैं। और अब सवाल ये आता है कि उन्होंने क्या चेंजेस किए हैं। तो समझो इस बात को, जब से वह रीइलेक्ट होकर आए प्रधानमंत्री के पद पर, उन्होंने कहा कि हम जो जुडिशरी सिस्टम है उसके अंदर एक बड़ा सा बदलाव करने जा रहे हैं, एक बड़ा चेंज करने जा रहे हैं, जिससे जो जुडिशरी है इसराइल की वह भी रिस्पॉन्सिबल हो, मतलब उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सके। क्योंकि अकॉर्डिंग टू पीएम जो नेतन्याहू हैं, जुडिशरी जो है बार बार अगेन एंड अगेन इंटरफेयर करती रहती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए, अगर सरकार कोई डिसीजन लेती है तो उसमें इंटरफेरेंस करती है, और नेतन्याहू का मानना है कि वह हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा ये सारी चीज़ फिर से हों। लेकिन जो क्रिटिक्स हैं, जो स्कॉलर्स हैं, उनका मानना है कि ये एक आइडियोलॉजिकल एजेंडा हो सकता है खुद का। इसका प्रधानमंत्री नेतन्याहू का खुद का आइडियोलॉजिकल एजेंडा हो सकता है।
साथ ही साथ जिससे क्या है, जो उनके खुद का एजेंडा होगा तो जो खुद पे उन पे करप्शन के चार्जेस लगे हैं उससे वे कहीं ना कहीं कम कर पाएँ। साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। इसके अलावा जो अपोनेंट है, अपोनेंट का कहना है कि जुडिशरी एक तरीके का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी लोकतंत्र के अंदर, चेक एंड बैलेंस की स्थिति को मेंटेन करके रखती है। लेकिन जिस प्रकार के चेंजेस सजेस्ट किए गए हैं कि जुडिशरी ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, यहाँ इंटरफेयर नहीं कर सकती, वहाँ नहीं कर सकती, तो ये जो जुडिशरी के अंदर चेंजेस की बात की गई है वह लोगों को बिल्कुल भी रास नहीं आई, लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। इसी की वजह से आप मैसिव प्रोटेस्ट देख सकते हो इजराइल के अंदर। हालांकि जो नेतन्याहू हैं, मौजूदा प्रधानमंत्री हैं, उनका मानना है कि बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है इस समय प्रेजेंट जो लीगल सिस्टम है इसराइल का, तो हमें उसके अंदर चेंजेस करने की ज़रूरत है, इसको रीशेप करने की ज़रूरत है। और अब आप देखोगे कि जो लास्ट 3 महीने, पिछले 3 महीने से जब से क्या हुआ है ना कि इजराइल के जो जस्टिस मिनिस्टर हैं, जस्टिस मिनिस्टर मतलब जैसे भारत में कानून मंत्री होते हैं, लॉ मिनिस्टर, वैसे ही उनके यहाँ पर जस्टिस मिनिस्टर होते हैं। और मौजूदा जो थे यारेव लेविन, उन्होंने ये जुडिशियल रिफॉर्म्स थे वो सजेस्ट किए थे। तो तब से लेकर अब तक हर समय कुछ ना कुछ प्रोग्रेस आपको देखने को मिल रहा होगा, जिसकी वजह से जो आम जनता थी, जो लोग थे इजराइल के, वह बिल्कुल भी ज़्यादा खुश नहीं थे। लेकिन अभी जो फ़िलहाल जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनका ये कहना है, उन्होंने एक बयान दिया कि, और अब आप देखोगे कि पिछले 3 महीने से जब से क्या हुआ है ना कि इजराइल के जो जस्टिस मिनिस्टर हैं, जस्टिस मिनिस्टर मतलब जैसे भारत में कानून मंत्री होते हैं, लॉ मिनिस्टर, वैसे ही उनके यहाँ पे जस्टिस मिनिस्टर होते हैं। फिलहाल में जो थे, उनका मौजूदा नाम जो मौजूदा थे अभी, यारेव लेविन, उन्होंने ये जुडिशियल रिफॉर्म सजेस्ट किए थे। तो तब से लेकर अब तक क्या हुआ है ना, हर समय कुछ ना कुछ आपको प्रोग्रेस देखने को मिल रहा होगा। और जिसकी वजह से जो आम जनता थी इजराइल की, वह बिल्कुल भी खुश नहीं थी। इसकी वजह से मैसिव प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं हमें आज पूरे इजराइल के अंदर। लेकिन जो अभी फिलहाल में जो डिफेंस मिनिस्टर हैं गैलेंट, उनको फायर कर दिया गया, पद से निकाल दिया है नेतन्याहू ने। और क्योंकि वो डिफेंस मिनिस्टर थे तो उन्होंने एक नेतन्याहू को सजेशन दिया कि जो करंट सिचुएशन है उसके हिसाब से हमें जो जुडिशियल चेंजेस का डिसीजन है इसको डिले कर देना चाहिए, क्योंकि वह डिफेंस मिनिस्टर हैं। साथ ही साथ इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इजराइल की जो सुरक्षा है वह कहीं ना कहीं बनी रहे, क्योंकि वह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशू है। क्योंकि जो सैनिक हैं, जो सेना है, वह कहीं ना कहीं ड्यूटी पे नहीं आ रहे हैं, कि उन्होंने यूनियंस को ज्वाइन कर लिया है, और जिसकी वजह से उनका मोरल भी डाउन हो गया है, और ये कहीं ना कहीं सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं इजराइल के लिए। और इस सजेशन के देने के बाद विदिन 2 दिन के अंदर, विदिन 2 डेज, जो नेतन्याहू है मौजूदा प्रधानमंत्री, उन्होंने जो गैलेंट हैं उनको डिफेंस मंत्री, जो डिफेंस मिनिस्टर है, उसके पद से उन्होंने उन्हें बर्खास्त कर दिया, डिसमिस कर दिया। और क्योंकि गैलेंट जो है वो एक बहुत ज़्यादा फेमस पॉलिटिशियन है इसराइल के अंदर, और इसको देखते हुए जो आम जनता है इसराइल की, वह कहीं ना कहीं और सड़कों पे आ गई, थाउजेंड्स ऑफ प्रोटेस्ट होने लगे कहीं ना कहीं। और जो नेतन्याहू का जो जेरूसलम में घर है उसके बाहर बहुत मैसिव प्रोटेस्ट देखने को मिले, लोगों को वाटर कैनन की मदद से हटाया गया। लेकिन अब सवाल ये आता है कि जो स्ट्राइक चल रही है, जनरल स्ट्राइक, उसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो जनरली जो इजराइल का जो लार्जेस्ट ट्रेड यूनियन है, जिसमें लगभग 8 लाख से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, वह इजराइल का सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन है, जिसके अंदर इंक्लूड किए जाएँ तो हेल्थ केयर, बैंकिंग, गवर्नमेंट सर्विसेज, कई सारी चीज़ें आती हैं। और ये सब लोग स्ट्राइक पर चले गए हैं, जिसकी वजह से जो इजराइल है उसमें आपके जो लगभग हर सेक्टर है उसमें सुविधाएँ जो है वो ठप हो जाएंगी, लोगों को प्रॉब्लम्स होंगी। तो देख सकते हैं आप इसका कितना बड़ा इंपैक्ट है। क्योंकि जो इजराइल है उसकी आबादी कितनी है, इजराइल एक बहुत छोटा सा देश है, उसकी आबादी लगभग 95 लाख से 1 करोड़ के आसपास होगी। और साथ ही साथ जो इजराइल की दुनिया भर में जो एम्बेसीज़ हैं, वहाँ पे जो लोग काम करते हैं, वह भी इस स्ट्राइक के अंदर चले गए हैं, वह उन्होंने भी काम को ठप कर दिया है। जिसकी वजह से जो आम नागरिक हैं, जो अपना पेपर वर्क, वीज़ा से रिलेटेड काम कराने के लिए एम्बेसीज़ जाते हैं, उन सबका काम नहीं हो पा रहा है, उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले कभी इजराइल में स्ट्राइक नहीं हुई है, इससे पहले भी कई मुद्दों को लेकर स्ट्राइक हुई है, लेकिन कभी भी ऐसा कोई कॉमन एक जो मिनिमम प्लेटफॉर्म होता है वह नहीं बना। तो आप देख सकते हैं कि इसकी वजह से कई सारी चीज़ों में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। जैसे कि जो इजराइल का सबसे मेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ की सारी फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है। इससे जो 70,000 ट्रैवलर्स हैं, 70,000 के आसपास वह प्रभावित हुए हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो इससे जो इजराइल की इकॉनमी है उसमें कई सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि जो $1 है उसके कंपैरिजन में जो इजरायली शेकल है वह कितना ज़्यादा डाउन हुआ है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो अब आगे क्या होगा, जैसा कि कल की जो स्पीच थी नेतन्याहू की, उसके बाद हुआ क्या, जो उनके कोalition पार्टनर्स हैं जिनके साथ उन्होंने सरकार बनाई है मिलकर, उनने एक एडवाइस दी कहीं ना कहीं, कि उन्होंने समझाया कि नेतन्याहू को कहीं ना कहीं आपको इस प्लान को अभी मौजूदा घटनाक्रम को देखते हुए आपको यह प्लान अभी डिले करना होगा, स्थगित करना होगा, जिससे आपको थोड़ा और समय मिल जाए और आप इससे सोच विचार कर सकें। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इंटरेस्टिंगली ये होगा देखना कि आगे होता क्या है इजराइल में। तो बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही घटनाक्रम पर चर्चा करने के लिए। धन्यवाद।